नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड है 10th, सब्जेक्ट मराठी, बोर्ड महाराष्ट्र, ईयर है 2020। चैप्टर नंबर है हमारा खरा नागरिक। इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको ऑलरेडी मिल चुका होगा। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में होंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आंसर है। शुरुआत करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग जो छोटे हैं क्वेश्चन आंसर वो कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भडसावळे गुरुजी यांच्या मते सकाळची वेळ अभ्यासाला योग्य असते कारण। इस चैप्टर में आपको पता है कि एक निरंजन नाम का लड़का है और उसके टीचर्स है, बराबर। तो भडसावळे गुरुजी ये फेमस और टीचर है जो कि निरंजन की मदद करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू भडसावळे गुरुजी वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि सुबह का जो टाइम है सकाळची वेळ ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय माना जाता है। सुबह पढ़ना क्यों माना जाता है तो वो आपके चैप्टर से आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, सकाळचे वातावरण टवटवीत आणि प्रसन्न असल्यामुळे अभ्यास चांगला होतो। मतलब सुबह का वातावरण बहुत ही क्या होता है, फ्रेश होता है, पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। तो इसकी वजह से आपका जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। पुरेशा विश्रांतीमुळे शरीर ताजेतवाने असते। मतलब आपको इनफ रेस्ट मिली होती है, आराम कर चुके होते और रात भर आप, इसके लिए आपको सुबह उठने के बाद फ्रेश महसूस होता है। ताजे तवाने यानी कि फ्रेश। प्रसन्न वातावरणामुळे मन अभ्यासात चटकन लागते। मतलब वातावरण भी बहुत ही प्रसन्न होता है, इसके लिए आपका जो मन है वो पढ़ाई में ईजीली लग जाता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। हवेत सुखद गारवा असतो। सुबह की जो हवा होती है उसमें ठंडापन होता है। दुरून एखादी भूपाळी किंवा रेडिओवरील भक्तिगीत ऐकू येत असते। सुबह सुबह हम बहुत लोगों के घर पे भगवान के भजन, आरतियाँ ये सब लगाए जाते हैं। भूपाली यानी कि एक राग होता है संगीत का जिसमें जो ज़्यादा करके सुबह लगाया जाता है, शुभ माना जाता है। तो भक्ति गीत आपको सुनाई देते हैं धीरे धीरे आवाज़ों में। पक्ष्यांचे सुमधुर संगीत साथीला असते। मतलब बर्ड्स का जो चिरपिंग होता है, चहचहाट होती है पंछियों की, वो आपको सुनाई देती है। तो ये सब कब होता है? सुबह सुबह होता है। और इसके लिए सुबह का जो टाइम है वो पढ़ने के लिए बहुत ही पीसफुल, बहुत ही शांतिपूर्ण टाइम होता है, ऐसे मानना है भडसावळे गुरुजी का। ठीक है, तो ये आपका है कृती वाला क्वेश्चन। मराठीमधून एकदा सांगते की भडसावळे गुरुजी यांच्या मते सकाळची जी वेळ असते ती अभ्यासासाठी योग्य का असते। तर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सकाळी वातावरण एकदम टवटवीत असतं, प्रसन्न असतं, त्याच्यामुळे आपल्याला अभ्यास चांगला होतो। पुरेशा विश्रांतीमुळे म्हणजे रात्रभर पूर्ण झोप झाल्यामुळे सकाळी आपण फ्रेश असतो, त्यामुळे आपलं मनसुद्धा अभ्यासात पटकन लागतं। डिस्ट्रॅक्शन नसतं, काही विचार नसतात इतर जे विचार आपले दिवसभरात नंतर हळूहळू तयार होतात, पण सकाळीच अभ्यास केल्यामुळे इतरत्र काही विचार नसतात। हवेत सुद्धा एक थंडावा असतो की आपल्याला गरम होत नाही, एकदम फ्रेश वाटतं। आणि त्यात सकाळी सकाळी काही काही जणांच्या घरी भजन कीर्तनं, अभंग किंवा भक्तिपर गीत लागलेले असतात, ते ऐकून थोडंसं आपल्याला बरं वाटतं। आणि पक्ष्यांचे जे चिवचिवाट असतो, पक्ष्यांची जी आवाज असतात ती ऐकायला येतात आणि अशा फ्रेश वातावरणात आपल्याला अजून फ्रेश वाटतं अभ्यास करताना। म्हणून सकाळी सकाळी अभ्यास करावा असं लेखकाच्या भडसावळे गुरुजी जे आहे त्यांचं मत आहे। ओके, पुढे जाऊया आपण। दूसरा प्रश्न है, खालील घटनांचे परिणाम लिहा। मतलब नीचे कुछ घटनाएं दिए हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वो आपको परिणाम लिखना है। पहला है, निरंजन आई वडिलांचे निधन। मतलब निरंजन के माँ और पिताजी का निधन हो गया, तो इसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम ये हुआ कि काही दिवस निरंजनच्या मामाने त्याचा सांभाळ केला। कुछ दिन के लिए उसके मामा ने उसको संभाला। त्यानंतर निरंजनला चिपळूण येथील मावशीकडे नेऊन सोडले। उसके बाद निरंजन को चिपळूण, ये एक प्लेस का नाम है जो कोकण में आता है। ठीक है, सो यहाँ पे उसकी एक मौसी रहती थी, तो उसके मौसी के पास लेके छोड़ दिया उसके मामा ने। निरंजन मावशीकडे राहून पडेल ती कामे करून अभ्यास करू लागला। निरंजन वहाँ पे उस मौसी के घर पे रह के उसको जो काम करने को बोला जाता था वो काम करके खुद का पढ़ाई भी करने लगा। ठीक है,
सो ये परिणाम हुआ जब निरंजन के माता पिता गुजर गए थे तब. मराठीतून समजून घेऊया आपण. निरंजनचे आईवडील यांचं म्हणजे आईवडिलांचं जेव्हा निधन झालं, त्यांचा मृत्यू झाला, तेव्हा त्याचा परिणाम निरंजनच्या आयुष्यावर कसा झाला. तर सगळ्यात पहिलं काही दिवस त्याच्या मामाने, म्हणजे मामा कोण असतो, आपल्या आईचा भाऊ. सो काही दिवस त्याच्या मामाने त्याचा सांभाळ केला. त्याच्यानंतर त्याला चिपळूण हे एक शहर आहे कोकणातलं, बरोबर. तर या चिपळूण या गावी त्याची एक मावशी, मानलेली मावशी राहत होती दूरवरची. तर त्या मावशीकडे जाऊन त्या मामाने त्याला सोडलं आणि निरंजन त्या मावशीकडे राहू लागला, तिला कामात मदत करू लागला आणि अभ्याससुद्धा करू लागला. हा परिणाम निरंजनच्या आयुष्यावर घडला जेव्हा त्याच्या वडिलांचं आणि आईचं आणि वडिलांचं निधन झालं. ओके, पुढे जाऊया आपण. दूसरा प्रश्न आहे, निरंजनचा परीक्षेत पहिला नंबर यायचा, तो इसका परिणाम क्या होता है. निरंजन का हमेशा पहला नंबर मतलब फर्स्ट नंबर आता था एग्ज़ाम में, और इसका परिणाम क्या होता था. तो इसका परिणाम ये होता था की भडसावळे गुरुजींनी त्याला वेगवेगळ्या घरी वार लावून दिले होते. निरंजन का पहला नंबर आता था, इसीलिए भडसावळे जो गुरुजी है उन्होंने अलग अलग घर पे वार लगा के दिए थे. वार लगा के दिए थे मतलब खाने के लिए अलग अलग घर, डिफरेंट मतलब अलग वार को अलग घर पे जाके खाना खाना. ठीक है, जैसे कि सोमवार है तो आप मिस्टर ए के घर पे जाके खाना खाइए, मंगलवार है तो आप मिस्टर बी के घर पे जाके खाना खाइए. वन टाइम का मील उन्होंने 7 दिन डिवाइड किए थे, डिस्ट्रीब्यूट किए थे एक एक घर पे. जो अच्छे रिच लोग होते हैं उनके घर पे ऐसे 7 लोग थे. एक दिन हर अमीर लोगों के एक एक दिन घर पे एक मील मतलब एक वक्त का खाना लेखक मतलब निरंजन को खाने को मिलता था. यह अरेंजमेंट उसके टीचर ने किया था. क्यों किया था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम में पहला नंबर आता था. निरंजनच्या वया पुस्तकांचा खर्च देखील भडसावळे गुरुजी उचलत होते. मतलब इसका निरंजन का जो बुक का खर्चा होता था, किताबें, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, तो इसका सभी खर्चा कौन करते थे, भडसावळे गुरुजी ही करते थे. जोपर्यंत निरंजनच्या शाळेत पहिला नंबर येत राहील तोपर्यंत ही सगळी मदत चालू राहील. तो उन्होंने पहले ही बोला था भडसावळे गुरुजी ने कि जब तक तेरा पहला नंबर आएगा एग्ज़ाम में तब तक ही ये मदद तुझे चालू रहेगी. जैसे ही तेरा नंबर नहीं आएगा तो ये सभी मदद बंद हो जाएगी. ये कंडीशन था. ठीक है, सो ये परिणाम हुआ था उसके पहले नंबर लाने का. ठीक है, अभी मराठीत समजून घेऊया. निरंजनचा पहिला नंबर यायचा परीक्षेत तर त्याचा परिणाम काय व्हायचा. तर भडसावळे गुरुजींनी त्यांना वेगवेगळ्या दिवशी वेगवेगळ्या लोकांकडे वार लावून दिले होते जेवणासाठी. तर एक वेळेचं म्हणजे दुपारचं जेवण आणि रात्रीचं जेवणापैकी एक वेळेचं जे जेवण होतं ते 7 दिवशी 7 वेगवेगळ्या घरात निरंजनला मिळत असत. आणि ती अरेंजमेंट कोणी केलेली, भडसावळे गुरुजींनी केलेली. प्लस निरंजनच्या वया पुस्तकांचा जो काही खर्च होता तो सुद्धा भडसावळे गुरुजीच करायचे. आणि त्यांनी निरंजनला सांगितलेलं की शाळेत जोपर्यंत तुझा पहिला नंबर येणार तोपर्यंतच ही सुविधा तुला प्राप्त होईल. अशा प्रकारचा परिणाम निरंजनचा परीक्षेत पहिला नंबर आल्यावर झाला होता. पुढे आहे आकृती पूर्ण करा. परत आकृती पूर्ण करा असा प्रश्न आहे. खऱ्या नागरिकाची कर्तव्य मतलब जो सच्चा नागरिक है उसकी क्या क्या कर्तव्य, ड्यूटीज़ क्या है. तो सबसे पहला ड्यूटी होता है, एक सच्चे नागरिक का ड्यूटी होता है कि समाजाविषयी से कर्तव्य पार पाड़ने. मतलब समाज के प्रति आपका जो भी कर्तव्य है वो आपको निभाना चाहिए. पार पाडणे याचा अर्थ निभाना चाहिए. दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही असे वागणे मतलब दूसरों को कोई भी तकलीफ ना हो ऐसा आपको काम करना चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए. स्वतःच्या स्वार्थापेक्षा समाजाच्या हिताचा जास्त विचार करणे मतलब खुद के स्वार्थ मतलब खुद का भला हो, इससे अच्छा समाज का कैसे भला हो सके इसके बारे में आपको सोचना चाहिए. चौथा है आपले काम प्रामाणिकपणे करणे. आप जो भी काम करोगे वो प्रामाणिक मतलब ऑनेस्टी के साथ कीजिए. ठीक है, ईमानदारी के साथ कीजिए. ये सच्चे नागरिक की क्या है, कर्तव्य है. मराठी में बताती हूँ. खरा नागरिकाची कर्तव्य म्हणजे खरा नागरिक कोण आहे आणि त्याची कामं काय आहे ते इथे विचारलेलं आहे. सगळ्यात पहिलं काम आहे की त्याने समाजाविषयी जी जी कर्तव्य आहे ती त्यांनी पूर्ण केली पाहिजेत, पार पाडली पाहिजेत.
दुसऱ्यांना त्रास होणार नाही असं वागलं पाहिजे आणि हे समाजाचंच काम आहे. स्वतःच्या स्वार्थापेक्षा सुद्धा समाजाच्या हिताचा जास्त विचार केला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही जे काही काम करता ते प्रामाणिकपणे करा, म्हणजे भ्रष्टाचार होण्याची शक्यताच नाही. बरोबर. सो आपण आपलं काम नीट करायचं आणि मग सगळ्यांनीच असं केलं तर मग प्रश्नच येत नाही. आपलं समाज एक चांगल्या उन्नतीच्या मार्गावर हळूहळू जाईल. अशा प्रकारे खऱ्या नागरिकाचे कर्तव्य आहे. पुढे आहे, निरंजनचे खालील गुण दर्शवणारी कृती किंवा विचार व्यक्त करणारी वाक्य शोधा. आता काही खाली गुण दिलेत, कुछ नीचे गुण दिए हैं निरंजन के. तो वो गुणों को दर्शाने वाले जो वाक्य है, जो चैप्टर में लिखे गए हैं, इस पाठ में जो वाक्य है वो आपको ढूंढ के यहाँ लिखना है. ठीक आहे. निरंजनचे जे काही गुण आहेत खाली दिलेले, तर ते गुण दाखवणारी वाक्य कुठली आहेत धड्यामधली, ती वाक्य आपल्याला शोधायचेत आणि जशीच्या तशी लिहायचे. सो पहिलं आहे स्वप्नाळू. हा जो गुण आहे निरंजनचा, तो आपल्याला कुठल्या वाक्यातून दिसतो, तर ह्या वाक्यातून. तो म्हणतो की नाही निरंजन, आपण मोठं झाल्यावर गाडीतून फिरू, या विचाराने तो हरवून गेला. या वाक्यातून कळतं की तो स्वप्नाळू स्वभावाचा सुद्धा आहे. म्हणजे ड्रीम बघणं, स्वप्न पाहणं, हे त्याच्याकडे गुण आहे, हे या वाक्यातून आपल्याला कळतं. मतलब मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी इस तरह से ही गाड़ी में जाऊंगा. ये वाक्य हम चैप्टर पढ़ते वक्त पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस वाक्य से हमें पता चलता है कि वो जो है निरंजन, वो स्वप्नाळू भी है. स्वप्नाळू मतलब थोड़ा ड्रीमी नेचर का भी है. दूसरा उसका गुण बताया है तार्किक विचार करणारा. तार्किक मतलब क्या होता है, सारासार विचार करणे, म्हणजे योग्य की अयोग्य. बघा, विचार, आपण फक्त विचार करणं आणि सारासार तार्किक विचार करणं या दोघांमध्ये फरक असतो. जेव्हा तुम्ही तार्किक विचार करता तेव्हा तुम्ही सत्य आणि असत्य या दोघांच्या बद्दल विचार करता, म्हणजेच एका नाण्याच्या दोन्ही बाजू पाहता. कुठलीही गोष्ट जर त्याच्यावर तुम्ही विचार करताय दोन्ही बाजूनी, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह, तर त्याला तार्किक विचार म्हणतात. फक्त तुम्ही एखादी चांगलीच गोष्ट बघताय, त्याची वाईट बाजूच बघत नाही आहेत, तर ते अर्ध विचार केल्यासारखं होतं. तर इथे आपल्याला तार्किक विचार म्हणजेच काय, दोन्ही बाजूनी विचार करणारा किंवा योग्य पद्धतीने विचार करणारा हा जो गुण आपल्याला निरंजनमध्ये दिसतो, तो कोणत्या प्रसंगावरून दिसतो, तर पहिला आहे, पडलेले भगदाड पाहून कोणीतरी हा उपद्रव मुद्दाम केल्याचे, तसेच त्यामुळे भयंकर रेल्वे अपघात होऊ शकेल हे निरंजनच्या लक्षात आले होते. सो सबसे पहिले सगळ्यात पहिला जो इन्सिडेंट आहे तो की त्याला रेल्वेचा जो रूळ आहे तिथे भगदाड दिसतं, मोठं होल दिसतो, आणि त्याला कळतं की हा कोणीतरी मुद्दामूनच केलेला उपद्रव आहे, म्हणजे कारस्थान मुद्दामून कोणीतरी केलेलं आहे आणि ह्यामुळे रेल्वेचा अपघात कोणाला तरी करून आणायचा आहे, म्हणून हे सगळं केलेलं आहे. तर हा एकदम सारासार विचार त्याच्या मनात लक्षात आला. इतर कुठला मुलगा असतं तर काय म्हटलं असतं, काय आहे मध्येच होल पडला आणि निघून गेला असता, पण त्याने तसं न करता त्याने विचार केला की हा होल अचानक कसा पडला इकडे, म्हणजे कोणाचं तरी कटकारस्थान असेल, असा तार्किक विचार तो करतो, हे या वाक्यातून आपल्याला कळतं. आणि दुसरं आहे की आपला पेपर बुडाला तर आपण नापास होऊ आणि गुरुजींकडून मिळणाऱ्या सवलती रद्द होतील याची कल्पना असूनही शेकडो लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी त्याने स्टेशन मास्तरांना सावधान करण्यासाठी स्टेशनकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. आता लहान मुलगा आहे तो, तरीसुद्धा त्याला एवढी जाणीव आहे की जर आपण पेपर दिला नाही तर आपण नापास होऊ, नापास झाल्यावर सगळ्या सवलती ज्या भडसावळे गुरुजी आपल्याला देत आहेत, म्हणजे आपल्याला वार लावून दिलेत, आपल्या वया पुस्तकांचा खर्च, हे सगळं बंद होऊन जाईल, आणि कदाचित जर ते बंद झालं तर माझं शिक्षणही इथेच कायमचं बंद होऊन जाईल जर मी ही स्टेप उचलली, तर मी पेपर न देता इकडे गेलो तर. पण तरीसुद्धा त्याने तिथे स्वतःचा स्वार्थ किंवा स्वतःचं कल्याण त्याने बाजूला ठेवलं आणि त्याने समाजाचा विचार केला, त्या लोकांचा विचार केला की नाही, माझ्या अभ्यासापेक्षा त्यांचं आयुष्य हे खूप महत्त्वाचं आहे आणि एवढ्या साऱ्या लोकांचं आयुष्य मी नाही करू शकत, वाया घालू शकत नाही, आणि म्हणून तो कुठे जातो, स्टेशन मास्तरांकडे जातो. या गोष्टीवरून सुद्धा आपल्याला, या घटनेवरून सुद्धा आपल्याला कळतं की तो किती तार्किक विचार करतोय. म्हणजे कधी कधी अटीतटीचा निर्णय घेण्याची वेळ आपल्यावर येते, त्यावेळेला
सुद्धा आपल्याला सगळ्यात जास्त कल्याण करणारी जी गोष्ट आहे त्याच्या बाजूनेच पाऊल उचललं पाहिजे. तिथे आपलं कल्याण हे आपल्याला साईडला ठेवायला लागतं आणि ती जी क्षमता असते डिसिजन घेण्याची ती सुद्धा आपल्याला निरंजनमध्ये दिसून येते. तर हे असे 2 इन्सिडेंट आहेत आपल्या या धड्यामध्ये. ठीक है. तो यहाँ पे आपको बोला है कि तार्किक मतलब वो लॉजिकली कैसे विचार करता है. तार्किक मतलब योग्य अयोग्य उसको पता है कि कैसे थॉट प्रोसेस करना है, विचार करना है. तो सबसे पहले एक है कि जो वो रेलवे ट्रैक पे बहुत बड़ा भगदड़ यानी कि होल जब देखता है तो उसको ध्यान में आ जाता है वो चीज़ कि ये किसी ने जानबूझ के किया है ताकि रेलवे का एक्सीडेंट हो सके और कई लोगों की जान जा सके. तो ये जानबूझ के की हुई साजिश है, ये बात उसको समझ में आती है. तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो लड़का है निरंजन वो बहुत ही विचार पूर्वक देखने वाला, मतलब विचार पूर्वक सब सोचने वाला लड़का है. और दूसरा एक इंसिडेंट ये होता है कि उसका पेपर के बारे में, उसका नागरिक शास्त्र का लास्ट पेपर होता है, उसको पता होता है अगर मैंने ये पेपर नहीं दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं होगा, अगर मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ तो मेरा पेपर मिस होने वाला है, उसको पता था. और उसको ये भी पता था कि अगर पेपर मिस हुआ तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा. फेल होने के बाद मुझे जो भी भटसावड़ी गुरुजी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे मेरा एक टाइम का खाना, मेरे किताबों का खर्चा, ये सब बंद हो जाएगा, मेरा एजुकेशन भी बंद हो जाएगा क्योंकि मौसी के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो मेरा खर्चा करे, मुझे एजुकेट करे आगे. तो मेरा पूरा लाइफ वहाँ पे स्पॉइल हो सकता है. पर फिर भी उसने ये भी सोचा कि पर मैंने अगर ये जान नहीं बचाई तो एक दिन में बहुत सारे लोगों की जान और उनके परिवारों की जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाएगी. और इस वक्त उसने खुद के स्वार्थ से ज़्यादा, मतलब खुद के भलाई से ज़्यादा दूसरों की, लोगों की भलाई के बारे में सोचा और उसने खुद का पेपर ड्रॉप किया और लोगों को बचाया. तो यहाँ पे भी उसका पता चलता है कि वो, उसका सोचने का तरीका कितना प्रैक्टिकल है और कितना व्यापक दृष्टिकोण है उसका. वो खुद के बारे में ना सोच के समाज के बारे में उसने सोचा है. ठीक है. अभी आगे हैं संवेदनशील. संवेदनशील ये जो गुण है निरंजन के अंदर, वो कहाँ से हमें पता चलता है की एक सेंटेन्स आहे चॅप्टर में, प्रथम मोठा दगड पडलेला दिसताच दुसरे कोणी ठेचाळून पडू नये म्हणून निरंजनने तो बाजूला ठेवला. मतलब निरंजन को एक जब बड़ा पत्थर दिखा, मतलब वो उस खुद पत्थर के वजह से गिरने वाला था पर वो बच गया क्योंकि वो ध्यान से चल रहा था. तो उसने क्या किया, वो उठाया पत्थर और बाजू में रख दिया ताकि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो सके. वहाँ पे कभी कोई दूसरा लड़का अगर होता नॉर्मल तो वो क्या बोलता, जाने दो, मुझे क्या करना है, मुझे तो नहीं लगा ना, बाकी लोग देख लेंगे, ऐसा ऐसा बोलता. हमारा भी सेट ऑफ माइंड ऐसे ही होता है. हमें कोई डिफ़िकल्टी आती है और सपोज़ हमारे पास कोई ऑप्शन होता है या फिर हम उससे बच जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जाने दो ना, हमारा तो हो गया ना, बाद में जो भी होगा वो लोग देख लेंगे, ऐसा हमारा नेचर होता है. पर हम कभी ऐसा नहीं सोचते, नहीं मुझे तकलीफ़ हुई है, अगर मैं ये इसको करेक्ट करूँगा तो आगे वाले को कम से कम तकलीफ़ नहीं होगी. ऐसे सोचने वाले बहुत लोग कम होते हैं, बराबर. और ऐसे इसको बोलते हैं संवेदनशीलता. तो ये जो गुण है वो निरंजन के पास था. उसको ये महसूस हुआ कि जो मुझे हुआ है अगर मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए. ऐसा नहीं कि मुझे जो फील हुआ वो सामने वाले को भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है निरंजन का. मुझे हुआ ठीक है, मैं करेक्ट कर लूँगा, कम से कम मेरे पीछे जो भी होंगे उनको वो तकलीफ़ नहीं होगी. ओके. सो ऐसा ये संवेदनशील आहे. संवेदनशील मराठीत थोडं बघूया की निरंजन हा संवेदनशील आहे हे आपल्या कुठल्या घटनेवरून कळतं. तर जेव्हा तो मोठा दगड उचलतो आणि साईडला ठेवतो आणि तो असंच विचार करतो की मी वाचलो पण माझ्यानंतर कोणी येणार आहे तिथे अडकू नये, ठेचाळू नये, त्याला लागू नये, म्हणून मी तो बाजूला ठेवतो, बरोबर. आणि ह्यावरून कळतं की तो स्वतःच्या बद्दल जेवढा विचार करतो तेवढा तो दुसऱ्यांचा सुद्धा विचार करतो. आता आपलं शेवटचं नाही आहे, अजून आहे. विरुद्धार्थी शब्द बघूया आपण, अपोजिट वर्ड्स. अप्रामाणिक, प्रामाणिक. मतलब प्रामाणिक का मतलब आपको पता है, ईमानदार, बेईमानदार. बेसावध, सावध. सावध मतलब अलर्ट रहना, ठीक है. हळू हळू, बराबर, मतलब धीरे धीरे, फास्ट. पास और नापास, ये तो आपको पता है. नेक्स्ट है खालील तख्ता पूर्ण करा. ये एक्चुअली तख्ता में आपको दिया है क्वेश्चन आंसर
कि ये सेंटेंस कौन सा है, किस प्रकार का है अर्थ के अनुसार, और उसको आपको कन्वर्ट करना है। मतलब वाक्य प्रकार ओळखा और वाक्य रूपांतरण करा, ये 2 क्वेश्चन आपको इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप इसको अभी समझ लेंगे, क्योंकि आपके ग्रामर विभाग में, व्याकरण विभाग में भी ये आपको आने ही वाला है वैसे भी, ठीक है। सो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए। किती सुंदर आहे हा ताजमहल, ये जो सेंटेंस है उसका वाक्य का प्रकार आपको पहचानना है। तो यहाँ पे आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये देख के ही आपको पता चलना चाहिए ये कौन सा सेंटेंस है, उद्गारार्थी सेंटेंस है, क्योंकि ये चिन्ह ही उद्गारवाचक चिन्ह है। तो ये बहुत ही ईजी है पहचानने के लिए। अभी आपको क्या बोला है, इस सेंटेंस को आपको विधानार्थी करना है। विधानार्थी यानी कि सिंपल वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी इसको मैं? तो ध्यान में रखिए, विधानार्थी वाक्य जब भी आप करते हो तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आना चाहिए। कितनी सुंदर आहे यहाँ ताजमहल है, इसमें इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट कौन सा है? ताजमहल, ये आपका सब्जेक्ट है, तो वो पहले आएगा। तो आपको किस इजीली देखिए, कितनी सुंदर आहे यहाँ ताजमहल, इसको आप सिंपली कैसे बोलोगे? ताजमहल खूब सुंदर आहे, इस तरह से बोलोगे। आहे आपका क्रियापद लास्ट में आएगा, सुंदर ये आपका विशेषण बीच में आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने उद्गारार्थी वाक्य को सिंपल यानी कि विधानार्थी कर लिया। अभी आगे है दूसरा, तुझ्या भेटीने खूप आनंद झाला। इसका प्रकार ओळखायचा आहे तुम्हाला। सोपा है विधानार्थी वाक्य, कारण एकदम साधा वाक्य है। आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, सिंपल वाक्य है, सीधा वाक्य है, इसके लिए विधानार्थी वाक्य। इसको आपको कन्वर्ट करना है उद्गारार्थी में, मतलब थोड़ा एक्साइट होके, खुश होके आप कैसे बोलोगे इसको? किती ये शब्द यूज करते मोस्ट ऑफ। किती आनंद झाला तुझ्या भेटीने, ठीक है। मतलब ये जो सेंटेंस है वो मैंने ऐसे घुमा के बोला, किती आनंद झाला तुझ्या भेटीने, तो खूब को मैंने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि मैंने खूब के जगह पे किती ये वर्ड को यूज़ किया। तो अगर जब आप किती यूज़ करते हो तो फिर से खूब यूज़ नहीं करते हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि आपको ध्यान से उद्गारवाचक चिन्ह देना है। सपोज आपने एग्ज़ाम में सेंटेंस बराबर से लिखा पर उद्गारार्थी चिन्ह दिया ही नहीं, तो आपके आधे मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह को बहुत महत्व होता है। तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है तीसरा वाक्य, शाळेच्या भल्यासाठी मुख्याध्यापकाने खूप काही केले। इसका आपको वाक्य का प्रकार पहचानना है, मतलब स्कूल के भले के लिए प्रिंसिपल ने बहुत कुछ किया। तो इसका प्रकार कौन सा है? तो विधानार्थी है, मतलब सिंपल सेंटेंस बोला है तो विधानार्थी है। इसको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, प्रश्न में। तो कैसे करोगे आप? शाळेच्या भल्यासाठी मुख्याध्यापकाने किती काही केले नाही का? हाँ, तो मैंने क्या जोड़ा? सिर्फ ये जो सेम सेंटेंस है, खूब काही केले, खूब के जगह पे मैंने किती को रिप्लेस किया, ठीक है। और केले के बाद में ये जो फुल स्टॉप था तो मैंने कॉमा किया, और नाही का ऐसे किया है। नाही का ये क्यों लगाया है? क्योंकि आप जो भी प्रश्नार्थी वाक्य बनाते हो उसका आंसर यस और नो में ही आना चाहिए, बाकी कोई आंसर वहाँ पे आना नहीं चाहिए। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। तो ज़्यादा करके इसके लिए हम लोग का ये लगाते हैं। तो नहीं का, यहाँ पे देखिए होकारार्थी ये सेंटेंस है, तो जब भी आप सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस आपका नकारार्थी होना चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छे से मैच हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्वेश्चन मार्क ध्यान से लिखना है, याद से लिखना है, नहीं तो आपके आधे मार्क्स जा सकते हैं। आगे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ते काम खूप मोठे आहे। ये कौन सा प्रकार है वाक्य का? विधानार्थी भी लिख सकते हो या फिर होकारार्थी भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आपको करने को बोला क्या है? निगेटिव में करने को बोला है। ते काम खूप मोठे है, मतलब वो काम बहुत बड़ा है, तो आप उसको निगेटिव में कैसे लिखोगे? ते काम लहान नाही, तो नाही ये नकारार्थी शब्द यूज़ किया आपने, और मोठे के जगह पे आपको क्या करना पड़ा? लहान, ये अपोजिट वर्ड यूज़ करना पड़ा। मतलब वो काम बहुत बड़ा है, इसी को आपको अलग से बोलना होगा। तो कैसे बोलोगे? वो काम छोटा नहीं है, पर मतलब दोनों का सेम ही है ना। वो काम छोटा नहीं मतलब बड़ा ही है, और काम बड़ा है मतलब छोटा नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखनी है कि आपका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए वाक्य का, आपका वाक्य का स्वरूप चेंज होना चाहिए। होकारार्थी का नकारार्थी या नकारार्थी का होकारार्थी करते वक्त,
मतलब कभी भी बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में व्याकरण विभाग में वाक्य रूपांतर करा, वाक्य प्रकार ओळखा, इस तरह के कंपलसरी क्वेश्चंस है। ठीक है, उस पर मैंने वीडियो भी किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड मराठी ग्रामर फोल्डर में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाली है। तो ग्रामर पार्ट बहुत अच्छे से कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको क्लास लगाना चाहिए सिर्फ ग्रामर के लिए, जो कि आपका 10th का मराठी का ग्रामर है, तो उसके क्लासेस में लेती हूँ 10 डेज़ के, जिसमें हम लोग पूरा जो मराठी ग्रामर है वो कवर कर लेते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, वो पेड क्लासेस होते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे फ़ीस पेड करनी होती है। जैसे कि 10 डेज़ के लिए 1000 रुपीज़, 2 आवर्स के लिए हम लोग क्लास लेते हैं, 2 घंटा। ताकि उसमें क्या होता है, जो भी आपका व्याकरण विभाग में जितना ग्रामर आता है, लेखन, नियम, शब्द संपदा, ओके, तो वो हम लोग वहाँ पे करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाती है। और वो 10 दिन में अगर आपका मराठी का पूरा जो ग्रामर सेक्शन है, विभाग 3 या विभाग 4 जो आपका ग्रामर का है, वो अगर ख़त्म हो जाता है, तो वो आपके लिए भी बहुत ही टेंशन फ्री वाला काम हो जाता है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, देन आप मुझे मेल कर सकते हो कि क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कब करना है। तो वहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। तो ये जो 10 डेज़ है, जिसमें आपका पूरा मराठी का ग्रामर कवर हो रहा है, तो वो आपके लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको सिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है, तो ज़्यादा मदद करने को पॉसिबल होता है। ठीक है, या फिर हमारे यूट्यूब के वीडियो है तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हो, पर वहाँ पे आपको आपकी इनिशियल मदद करनी पड़ती है। ऐसे ही हम लोग पांचवा जो वाक्य है वो देखेंगे। प्रवासात भरभरून बोलावे, ये कौन सा है वाक्य? तो ये विधानार्थी वाक्य है, सिंपल वाक्य है कि प्रवास में, ट्रैवल में बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, ऐसा वाक्य है। तो विधानार्थी वाक्य है, उसको आपको कन्वर्ट करना है आज्ञार्थी वाक्य में। मतलब ऑर्डर अगर आपको देना है यही बात का, तो आप कैसे दोगे? प्रवासात भरभरून बोला, मतलब बोला वे का आपने क्या किया? बोला किया। ठीक है, नेक्स्ट है 6, पांढरा रंग कोणाला आवडत नाही। नाही आया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मेरा रह गया है, मेरे भी आधे मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, सो जो पार्ट यहाँ पे, तो ये कौन सा सेंटेंस है प्रकार? तो ये है प्रश्नार्थी वाक्य, और इसको आपको कन्वर्ट करना है विधानार्थी में। तो विधानार्थी में कैसे करोगे? यहाँ पे नाही ये बोला है, मतलब ये एक्चुअली नकारार्थक है, तो आपको थोड़ा होकारार्थी बनाना पड़ेगा। पांढरा रंग कोणालाच आवडत नहीं, मतलब वाइट कलर किसको पसंद नहीं आता, ऐसे बोला है। तो किसको पसंद नहीं आता मतलब क्या होता है? सबको पसंद आता है। तो आप क्या लिखोगे लिखते वक्त? पांढरा रंग सगळ्यांना आवडतो। ठीक है, ऐसा लिखोगे। तो ये नाही को आपने कट किया, कोणाला को आपने कट किया, और कोणाला का अपोजिट लिखा सगळ्यांना, और आवडत नाही का किया आपने आवडतो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं पार्ट 1 क्लोज करती हूँ, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो चुकी है ऑलरेडी। और अभी हमारा क्या बाकी है इस चैप्टर का? सिर्फ स्वमत बाकी है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सिर्फ स्वमत आपको मिल जाएंगे। इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा PDF का, तो आप उधर जाके इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो। आपको कुछ बढ़ाना होता है तो आप आंसर में बेशक बढ़ा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्कोप होता है बढ़ाने के लिए, पर प्लीज़ उसमें रिड्यूस मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत कम से कम शब्द यूज़ किए हैं, और कम से कम शब्द यूज़ करके जो मेन आंसर है उसमें कोई भी काट छाट ना करके मैंने लिखा है। सिर्फ जो एक्स्ट्रा डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उनको मैं निकाल देती हूँ आंसर में से, और इजी वे में सेम चीज़ को बोलने की कोशिश करती हूँ। तो ट्राई कीजिए। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आज हमने जो चैप्टर पढ़ा, खरा नागरिक, जो समाज के बारे में सोचता है, खुद के ऊपर सोचता है, तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपका एक शेयरिंग
आप अगर आप किसी दोस्त से मदद करते हो या फिर आपके पूरे क्लास के साथ अगर वीडियो शेयर करते हो, तो आप भी कितना अच्छा और भलाई का काम कर रहे हो। मुझे पता है हम लोग जब स्कूल टाइम में होते हैं तो ऐसा नेचर होता है हमारा कि नहीं, मेरे प्रॉफिट की चीज़ है, मैं क्यों शेयर करूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को तो मार्क्स मिल जाएंगे, जैसे मुझे आंसर मिला है सबको आंसर इजी इजी मिल जाएगा। तो डोंट डू दैट, ओके। हम बहुत अच्छे स्वभाव वाले हैं, अच्छे नेचर वाले बच्चे हैं, और मैं भी आपको वही चीज़ सिखाती हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप अगर सामने वाले को अभी कुछ शेयर कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो इन रिटर्न आपको भी अच्छा ही मिलेगा। तो इसके लिए मन बढ़ा रखिए और आपका नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जब आपको भी ज़रूरत होगी कोई कभी ना कभी कहाँ से आके आपको भी मदद करेगा ही करेगा। ठीक है, सो शेयर कीजिए वीडियो को और यहाँ से बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप आपकी खुद की मदद कर सको, मेरे जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो। और यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप जो भी कमेंट्स करते हो आपका नाम प्लीज़ मेंशन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जो आईडीज़ होते हैं वो अलग नाम के होते हैं या फिर पेरेंट्स का नाम होता है, तो बच्चे के नाम पता नहीं चलते। तो ट्राई कीजिए कि खुद का नाम वहाँ पे मेंशन करने का, ताकि मैं समझूँ और आप कहाँ से लेयर बिलोंग करते हो, कहाँ पे रहते हो। अगर वो भी आप मेंशन करोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ओके, सो ये आपके ऊपर है, नॉट नेसेसरी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, मतलब पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास के लिए जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं प्लीज़ मेल कीजिए। थैंक यू सो मच।